हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द आरडी बायो हब। क्लास 11th का हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो किया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, उसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे अपने, कैसे मॉलिक्यूल्स मूवमेंट होते हैं। उसमें हम लोगों ने लास्ट जो किया था वो था इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन के अंदर एक पॉइंट जो था वो रह गया था, वो है हीट ऑफ वेटिंग। ठीक है, वैसे तो हमें नॉर्मली ये मालूम है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इमोबलाइज्ड होते हैं। इमोबलाइज्ड का मतलब क्या हुआ? इमोबलाइज्ड कि वो मूव नहीं करते। ठीक है, बट क्या होता है कि ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर जब कोई भी चीज़ मूव करती है तो ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट हैव अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो कुछ हीट रिलीज़ करता है, और वो जो हीट रिलीज़ करता है प्लांट, दैट इज़ कॉल्ड एज हीट ऑफ वेटिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस की भी, जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस हमने किया था, तो डिफ्यूज़न के प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? डिफ्यूज़न को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो मेन आता है पहले डेंसिटी का। ठीक है, कि हम जहाँ पे जिस सॉल्यूशन के अंदर वो ट्रांसफ़र हो रहा है, डिफ्यूज़न जिस प्रोसेस में चल रहा है, वहाँ पे जो डेंसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जो डेंसिटी है, यानी कि डिफ्यूज़न जो है, अगर हम इसको एक प्रोपोर्शनलिटी के से शो करें तो डिफ्यूज़न इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। यानी कि जो डिफ्यूज़न है वो पार्टिकल्स की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है जो इसको अफेक्ट करता है वो होता है टेम्परेचर। डिफ्यूज़न जो होता है वो डायरेक्टली, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर। यानी कि डिफ्यूज़न बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डिफ्यूज़न बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है, अगर मान लो हम लोग को कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल होता है अपने यहाँ पे जो चाशनी हम लोग जो बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी अपनी स्वीट डिशेस हम लोग बनाते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, जलेबी वगैरह हैं, तो उनके लिए हम लोग जो है एक चाशनी तैयार करते हैं। तो वो थिक सॉल्यूशन होता है अपना, जिसके अंदर शुगर का कंटेंट हाई होता है, वाटर का कंटेंट लो होता है। तो वो वैसे तो डिज़ोल्व होगा नहीं, जैसे हम उसको टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस पॉइंट के साथ रिलेटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, कि जो मीडियम है जिसके थ्रू डिफ्यूज़न होना है वो कैसा है। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिक्रीजेज विद डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जितना ज़्यादा उसकी डेंसिटी हायर होगी उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कि डिफ्यूज़न जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिफरेंस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर एट टू एंड ऑफ द सिस्टम। टू एंड ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या होगा कि वही डिफ्यूज़न का प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तो ये अपर एंड है हमारा, ये हमारा यहाँ पे हो गया लोअर एंड। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है दोनों प्रेशर के अंदर, ठीक है, वो कितना है उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनका जो डिस्टेंस होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा डिफ्यूज़न। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे डिफ्यूज़न के जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो करना है वो है अपना ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस जो टर्म है, बेसिकली ये टर्म दी किसने थी? ये टर्म दी थी नॉलेट ने। नॉलेट ने टर्म प्रोवाइड की थी 1748 में। तो ऑस्मोसिस जो होता है हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उनके हायर कंसंट्रेशन से उनके लोअर कंसंट्रेशन पर। और एक पॉइंट क्या बोला हमने यहाँ पे? सेमी परमिएबल, इट इज़ द नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो पहले हम मेम्ब्रेन के जो नेचर हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहला जो नेचर होता है मेम्ब्रेन का
दैट नेचर इज कॉल्ड एज परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? परमिएबल मेम्ब्रेन दैट अलाउस बोथ solute and solvent particles to pass through। ठीक है, इनकी अलाउ करती है दोनों को पास करने के लिए। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें तो इसका एग्जांपल होता है सेल वॉल। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है? जो डिज़ोल्व होता है, सॉल्वेंट जिसके अंदर डिज़ोल्व होता है। ठीक है, यानी अभी हमने जो एग्जांपल किया था शुगर वाला, तो अगर उसकी बात करें तो सॉल्यूट क्या हो गया अपने पास? शुगर, और वाटर क्या हो जाएगी अपनी? ये हो जाएगी सॉल्वेंट। ठीक है, तो परमेबल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? जो टोटली अलाउ करेगी कोई भी मटेरियल कैसा भी है, चाहे वाटर जा रहा है, चाहे शुगर पार्टिकल जा रहे हैं, सॉल्ट आ रहा है, कोई भी पार्टिकल उसको अलाउ करेगी कि वो अंदर से बाहर की तरफ जा सके। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो अपना पॉइंट इसके अंदर आता है वो इसमें आ जाता है अपना, दैट इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी का मतलब क्या हो गया? हाफ। ठीक है, सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। जैसे सेमी सर्कल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड के अंदर, तो सेमी के अंदर क्या हो जाएगा अपना? हाफ, जो कुछ अलाउ करे। तो इसमें क्या हो जाएगा? इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मूव। एग्जाम्पल क्या है बेस्ट हमारे लिए? सेल मेम्ब्रेन। यानी कि किसको अलाउ करेगा? सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ही अलाउ करेगा कि वो सेल मेम्ब्रेन से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकें। ठीक है, एक और वर्ड आता है अपना जिसको हम किसका नाम देते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, सिलेक्टिवली वर्ड से है कि सिलेक्ट करते हैं। जो भी क्राइटेरिया, आप कोई भी अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस एग्ज़ाम के अंदर एक क्वालिफ़िकेशन हम रेंज रखते हैं कि भाई ये आपको रेंज क्रॉस करनी पड़ेगी, तो एक सिलेक्टिव मीडियम हमने बना दिया। ठीक वैसे ही इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रोसेस से सिमिलर होता है, बट इसमें पार्टिकल्स का साइज़ मेंशन होता है। ठीक है, यानी कि अलाउस पार्टिकल्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज़। ठीक है, बहुत स्मॉल साइज़ के पार्टिकल होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो उनका साइज़ होता है 1 to 15 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी कि इस साइज़ के पार्टिकल हैं तो वो अलाउ करेंगे ऑब्जेक्ट को कि वो मूव कर सकें, और अगर नहीं है तो अलाउ नहीं करेंगे। मोस्टली जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं, मोस्टली दे ऑल आर सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब एज यू नो कि इन द आरओज, ठीक है, जो हमारे आरओ हैं हम उनका नाम आरओ क्यों रखते हैं? तो उसमें जो प्रोसेस है वो चलता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर जो प्रोसेस चलता है, एग्जैक्ट प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर फिल्ट्रेशन। ठीक है, प्रोसेस कौन सा चल रहा है यहाँ पे? हाइपर फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि दिस प्रोसेस अलाउ, रिवर्स है यानी कि ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव आउट करते हैं कहाँ से? फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन।
ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है उस वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो सॉल्ट जो है उनको छोड़ के सिर्फ वाटर को हम लोग वापस से बैक आउट ले रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ए रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, जब यहाँ पे ऑस्मोसिस की बात चलती है तो वाटर का पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, वाटर की पोटेंशियल के लिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे टर्म आ रही है अपनी एक वाटर पोटेंशियल। क्या होता है वाटर पोटेंशियल? द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर। हम इसको किसका नाम देते हैं? वाटर पोटेंशियल का। ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस की मेन एप्लीकेशन हमारी सिर्फ आरओज़ के अंदर ही आती है कि भाई हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसके अंदर, दैट इज़ अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर, कि वाटर की मूवमेंट कैसे होती है, उन प्रोसेसेस को हम क्या नाम देते हैं। ध्यान की सिंपली बात करें, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, बेसिकली आप लोग ये कर चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में, बट वी हैव टू रिपीट इट। तो फर्स्ट वन इसका प्रोसेस जो आता है दैट इज़ कॉल्ड एज ए एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि वाटर की जो एंट्री है, वाटर एंटर्स इनटू अ सेल या ऑर्गन या जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं उसके अंदर वाटर एंटर करेगा उसके अंदर, तो हम उसको नाम किसका देते हैं? एंडो ऑस्मोसिस का। ठीक है, इसका रिवर्स हो जाए, वाटर बाहर निकल रहा है, एग्जिट हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, एक्सो ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो जाएगा कि वाटर जो है विड्रॉल, ठीक है, वाटर जो है वो विड्रॉल हो जाएगी फ्रॉम ऑफ सेल, ऑर्गन और सिस्टम। ठीक है, उसमें से वाटर को विड्रॉ कर लेना, बाहर निकाल लेना, दिस इज कॉल्ड एज एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो लेट हैव अ सिंपल लुक। अगर हम बात करते हैं इसका, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकली बेस्ड है आपका। सी व्हाट यू आर सीइंग इन द पिक्चर। बेसिकली आप लोग देखें इस पिक्चर के अंदर आपको पॉइंट दिख रहा है कि हमने क्या ले रखी हैं, रेजिन्स ले रखी हैं, यानी कि किशमिश ले रखी है हमने। ठीक है, ये देखिए बाहर की तरफ है, ड्राई रेजिन्स हमने ली। मैंने क्या किया, इनको वी जस्ट पुट इट इन वाटर। ठीक है, इसमें आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा हॉट वाटर ले सकते हैं। हॉट वाटर के अंदर हम जब उसको डालते हैं, क्योंकि प्रोसेस हमें जल्दी करवाना है, ठीक है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होगा तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो होता है वो फेवरेबल होता है लिटिल बिट हाई टेम्परेचर में। तो जैसे हमने इसको डाला, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय द रेजिन्स, दिस इज कॉल्ड एज एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो एंडो ऑस्मोसिस जो है ये दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है अपना? दूसरा ये रिप्रेजेंट करता है किसको? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर की एंट्री हो रही है अंदर, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने किया था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का रिजल्ट क्या होता है कि जो सेल होता है वो स्वेलअप हो जाता है ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर। ठीक है, तो रेजिन स्वेलअप हो जाएंगे। नाउ ये जो स्वेलअप रेजिन्स है हमने क्या कर लिया, इनको बाहर निकाल लिया। ठीक है, नाउ दिस विल बिकम द ग्रेप्स, द ड्राई ग्रेप्स बन गए। अब मैंने क्या किया इनको 10% सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन में जैसे ही डाला तो सराउंडिंग जो मीडियम था इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लोअर है एज़ कम्पेयर टू द इनसाइड मीडियम। ठीक है, तो वाटर क्या हो जाएगा, अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सेल के अंदर टेंशन ज़्यादा है तो ये हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा अपना?
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसकी वजह से सेल के अंदर से वाटर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा। वाटर क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। इसमें वाटर कहाँ जा रहा था, रेजिन्स के अंदर जा रहा था। वाटर रेजिन्स के अंदर जा रहा है। दिस डेमोन्स्ट्रेट एंडोऑस्मोसिस, यानी कि ए फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडोऑस्मोसिस। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, एक्सोऑस्मोसिस। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रैक्टिकल, यू मे डू एट योर होम वेरी इजीली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो प्रैक्टिकल है, दिस इज टू शो दैट द नेचर ऑफ सेल वॉल और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन लेंगे हम लोग, क्योंकि सेल वॉल नहीं यूज़ करेंगे हम वर्ड इसके अंदर, कि सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो सेमी परमिएबल है, वो सभी चीज़ों को अलाउ नहीं करेगी अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक पोटैटो हम लोग लेंगे, उस पोटैटो को मैथमेटिकल डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे मैथ्स में आप लोग स्क्वायर रेक्टेंगल बनाते हैं, तो एक स्क्वायर फॉर्म में उसको कट करना है या उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, लेकिन उसकी जो हाइट होनी चाहिए, क्यूबॉइडल फॉर्म में कट करेंगे उसको तो उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसको कट करके सेंटर एरिया में कैविटी बना लेनी है। जैसे इस पेन के अंदर ये बीच में कैविटी है, ठीक है, इस कैप में कैविटी बनी हुई है, ऐसे कैविटी बना लेनी है हम लोगों ने। उस कैविटी के अंदर वी हैव टू पुट द शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन उसके अंदर डालेंगे। आउटर मीडियम में नॉर्मल जो वाटर है वो वाटर हमने रखना है, नॉर्मल वाटर। ठीक है, अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या हो जाएगा कि अंदर के वाटर के अंदर द वाटर दैट वी हैव पुटन इन द पोटैटो ऑस्मोमीटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लो एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग मीडियम। तो वाटर क्या करेगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, कौन सा हो गया अपना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बना दिया हम लोगों ने। वाटर अंदर आएगा, वाटर का लेवल राइज हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा वाटर का लेवल राइज हो जाएगा, वी हैव टू पुट अ पिन एट द मार्जिन ऑफ द वाटर। जहाँ तक वाटर है उस मार्जिन पे एक छोटी सी पिन लगा देनी है। पिन को कितना लगाना है कि इट मे नॉट क्रॉस द पोटैटो, पोटैटो को क्रॉस ना करे, बस हल्की सी अटका के छोड़ देनी है। ठीक है, व्हेन द लेवल ऑफ वाटर राइज, इसको करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली वी नीड 30 to 40 मिनट्स, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। ठीक है, घर पे कैसे करेंगे, एक कटोरी ली, कटोरी में पानी डाला, कैविटी बनाई पोटैटो की, उसके अंदर रख दिया हमने सॉल्यूशन बना के, शुगर सॉल्यूशन। आप इसमें ले सकते हैं कि अ ग्लास ऑफ वाटर, नॉर्मल जो ग्लास ऑफ वाटर होता है अप्रॉक्सीमेटली उसके अंदर 100 to 150 ml वाटर होता है। उसके अंदर आप लोग जो है 2 टीस्पून ऑफ शुगर आप उसमें मिक्स कर लें। ठीक है, उसको मिक्स करके उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन उसमें डाल दें, हाफ फिल कर दें उसकी कैविटी को, जितनी आपने कैविटी बनाई है उसको हाफ फिल कर दें बाय द शुगर सॉल्यूशन। फिर उस पर एक सिंपल ऑल पिन हमें मिल जाएगी बड़े आराम से घर पे, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल पिन को लगा दें पॉइंट के ऊपर हल्का सा कि बस वो टिक जाए, एंड पुट द सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब। जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने किया है इसको 30 to 40 मिनट अनडिस्टर्ब छोड़ दें। आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द पोटैटो ऑस्मोमीटर इज गोइंग टू बी इंक्रीज। जो पोटैटो की कैविटी बनाई थी उसमें वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वाटर का लेवल इंक्रीज होना है, इसका मतलब कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट था दैट इज़ सक्सेसफुल। इफ़ दिस इज़ नॉट हैपनिंग, तो क्या हो सकता है कि आपने जो कैविटी बनाई थी उसमें कहीं ना कहीं कट लग गया आपसे। ठीक है, जो कैविटी की वॉल थी वो बहुत थिक हो सकती है, इसलिए ऐसा प्रोसेस नहीं हुआ। तो इसकी वॉल इतनी करनी है कि जब आप लोग उस कैविटी को क्रिएट करें तो जो इसका बेस है पोटैटो का वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, कि आपकी फिंगर की टिप जो है जब आप उसको नीचे से लगाएं। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि ये हमने बेस मान लिया उसका पोटैटो का, अगर हम इसमें लगा रहे हैं तो इसमें जैसे फिंगर नज़र आ रही है, ऐसे हल्की सी फिंगर उसमें नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो दिस विल प्रूव द सेमी परमेबल नेचर, कि सेमी परमेबल नेचर था इसलिए सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो थे वो बाहर से अंदर की तरफ आए बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस
सॉल्ट जो शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो अंदर से बाहर नहीं जा सके। ठीक है, ये हो गया हमारा किसके बारे में, अबाउट द सेल। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एक जो सेल होता है कंप्लीटली स्वेलअप होता है, टोटली बिल्कुल फूला हुआ सेल होता है, दैट सेल व्हाट वी कॉल्ड एज टर्जिड। ठीक है, ये आई थिंक पहले भी हमने किया था। टर्जिड सेल क्या होता है, कंप्लीटली जो स्वेलअप सेल है, जो पूरी तरीके से फूला हुआ है, ठीक है, जो प्रॉपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जो हमारा हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है वो हमेशा रिजल्ट करता है किसमें, टर्जिड सेल के अंदर। बिकॉज जो सेल मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से स्वेलअप होती है और वो एक प्रेशर क्रिएट कर रही है अपने चारों तरफ सेल वॉल के ऊपर। ठीक है, अपने शेप एंड साइज़ को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर लगाएगी, दिस प्रेशर व्हाट वी कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो होता है वो होता है फ्लैसिड सेल। ये तो होगा टर्जिड, नेक्स्ट वन इज फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल रिजल्ट होता है हाइपरटोनिक का। तो हाइपरटोनिक में क्या हो गया था कि जो सेल मेम्ब्रेन थी वो श्रिंक हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन अवे जा रही है फ्रॉम द सेल वॉल, ये इस तरीके से क्या हो गई है, श्रिंक हो गई है। ठीक है, ऑन दिस बेसिस अब हम लोग क्या करेंगे, एक इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रोसेस जो आता है वो होता है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस से पहले हम करेंगे अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि प्लांट के अंदर ये सारे कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब कुछ बन रहे हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर एक सेल पूरी तरीके से टर्जिड ना हो, पूरी तरीके से फैला हुआ ना हो, तो क्या होगा, टर्गर प्रेशर नहीं है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारा सेल है वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर सकता। तो ऑस्मोसिस का सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस कहें या इम्पोर्टेंस कहें ऑस्मोसिस की क्या है इन केस ऑफ सेल। ठीक है, जो ऑस्मोसिस है इसकी क्या इम्पोर्टेंस हो जाएगी हमारी, ये हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो जाएगी कि ड्यू टू ऑस्मोसिस अ प्लांट सेल इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है इसकी ऑफ सॉइल वाटर फ्रॉम रूट्स। ठीक है, जो रूट्स हैं उससे ये बहुत इजीली सॉइल वाटर को ले सकता है। सेकंड, एक सेल के पास वाटर कम है, दूसरा सेल दे देगा, दैट मीन्स सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर, सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो भी इसकी वजह से पॉसिबल है। थर्ड वन इज जो ग्रोथ होती है एक सीड की, यानी कि इट ऑल्सो हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। फोर्थ पॉइंट इज ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये हमें पता है कि हमारे प्लांट के अंदर कुछ पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एक प्लांट सेल थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करता रहता है, तो हम उनको बोलते हैं ग्रोथ पॉइंट। ठीक है, तो ग्रोथ पॉइंट की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा कि ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशंस होती हैं, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की वजह से एक प्लांट जो है उसकी जो कैपेसिटी है फ्रीजिंग की, ठीक है, एंड डिहाइड्रेशन की, उसको वो मेंटेन करके रख सकता है। ठीक है, प्लांट की कभी बर्फ़ नहीं जमती,
ठीक है, चाहे कितनी भी बर्फ़ जमती हो, लेकिन जो प्लांट है अगर हम उसको कट करके देखें, ट्री के ट्रंक को कट करके देखें, तो उसके अंदर हमें वाटर जो है आइस नहीं मिल सकती। डिहाइड्रेशन में हम लोग कट करेंगे, लेकिन उसके जो ड्राई पार्ट्स हैं वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही मिलेंगे हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय OP। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इसको डिफाइन अगर करें, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर develops in a solution when it is separated from pure water by a सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम किसका नाम देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का। प्रेशर है तो इसकी यूनिट्स होंगी, तो यूनिट क्या है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर के, इट इज़ पास्कल। ठीक है, तो 1 पास्कल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिजिक्स आ गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पास्कल का कि भाई कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो कई बार मिसलीड हम लोग कर जाते हैं कि मतलब अगर नॉर्मल अगर हम लोग बात करते हैं, हम सोचते कि भाई जो वाटर है जो उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है हम उसको नाम देंगे, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो एक्चुअल फिजिकल प्रेशर दैट एग्जिट इन अ सॉल्यूशन, जो एक सॉल्यूशन में एग्जिट होता है, तो सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक हो गया सॉल्वेंट, एक हो गया सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट तो हर बार क्या होता है अपना वाटर ही हम यूज़ करते हैं नॉर्मली इन केस ऑफ प्लांट, बट सॉल्यूट जो होता है वो अलग अलग है। प्लांट में कभी ये सॉल्ट हो सकता है, कभी ये हम बात करें हमारा शुगर हो सकता है, कोई और मिनरल्स हो सकते हैं, आयनिक फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो सॉल्यूट ही ना हो तो सॉल्वेंट क्या करेगा, उसकी तो मूवमेंट ही नहीं होगी। ठीक है, और अगर मूवमेंट नहीं होगी तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, आइसोटोनिक कंडीशन आ जाएगी। आइसोटोनिक में क्या होता है, नो नेट मूवमेंट, ज़ीरो मूवमेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, दिस इज एक्चुअली द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल एक्सर्ट करते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, सॉल्यूट प्रेशर। ठीक है, अब सॉल्यूट जो प्रेशर है, जैसे हमने बताया कि भी वाटर अपना एक केमिकल पोटेंशियल लगाएगी, तो सॉल्यूट भी अपना एक केमिकल पोटेंशियल लगाएगा वहाँ पे। तो सॉल्यूट जो केमिकल पोटेंशियल लगाता है, दैट केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, उस केमिकल पोटेंशियल को हम किसका नाम दे देंगे, सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, अब हमने ये तो कह दिया कि भी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सॉल्यूट की वजह से हो रहा है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ सॉल्यूट को लेकर नहीं, सॉल्वेंट को लेकर भी वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या बनेगी हमारी, जो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिस इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल, नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल।
ऑस्मोटिक पोटेंशियल, या दूसरा हम क्या बोल सकते हैं इसको, इट इज़ द सॉल्यूट पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल साई एस। ठीक है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा किसके इक्वल होगा, द नेगेटिव ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल, ये हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोमीटर। ठीक है, यूज्ड टू मेज़र द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये हम इसके अंदर जो है बेसिकली यूज़ करते हैं, ऑस्मोमीटर। अब कई बार क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर पाई से बोल दिया जाए कि हाउ कैन यू रिलेट द सॉल्यूट टू द सिंबल पाई, तो पाई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कई बुक्स में ये भी मेंशन है कि साई एस इज इक्वल टू द नेगेटिव सिंबल ऑफ पाई। ठीक है, साई एस किसके इक्वल होता है, माइनस पाई के, और पाई की वैल्यू कितनी होती है अपनी 22/7। ठीक है, तो ये इसके इक्वल बता रखा है। तो ये जो था इनकी वैल्यूज़ वगैरह सब कुछ निकालने, ये एक्सपेरिमेंट किए थे हमारे दो अलग अलग साइंटिस्ट ने, जिसमें नाम आता है एक तो बर्कले का, एक इसके अंदर नाम है हार्टले। इन्होंने अपने अपने ऑस्मोमीटर बनाए थे, उनको बर्कले को बर्कले ऑस्मोमीटर का नाम देते हैं, हार्टले को हार्टले ऑस्मोमीटर का नाम देते हैं, और एक और थे इसके अंदर अपने जिनका नाम है पेफर्स। ठीक है, पेफर्स भी हैं, ये हम इनका नाम देते हैं इनको। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर एक बात और करें हम लोग, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, ये किस लिए एसेंशियल है, इट इज़ एसेंशियल टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर। एक सेल को कब पता चलेगा भी उसके अंदर वाटर सफिशिएंट है, अब उसको और वाटर नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या नेसेसरी होता है, अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये इसके अंदर अपना चला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करेंगे किसको, ऑस्मोसिस को। ठीक है, फैक्टर्स कंट्रोलिंग ऑस्मोसिस। अब सेल को कैसे पता चलेगा, एक प्लांट को कैसे पता चलेगा कि भाई प्रोसेस पूरा हो चुका है कि नहीं हो चुका है, तो इसके दो फैक्टर आते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर होता है अपना, वो है कंसंट्रेशन ऑफ डिज़ोल्व या डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट ही बताएगा कि कुछ होना है कि नहीं होना। डिज़ोल्व सॉल्यूट ऑन टू साइड, यानी कि दोनों साइड, ऑन टू साइड्स ऑफ किसके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके दोनों साइड चलेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमने ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मान ली, तो ए और बी दो साइड है, दोनों साइड सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है उसके ऊपर ये डिपेंड करवाएगा। सेकंड आता है डिफरेंस इन द प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर। ए का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर डिफरेंस है तभी नेट मोमेंट होगी, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर डिफरेंस नहीं है तो मोमेंट वहाँ पे नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद एक और आपकी छोटी सी टर्म रह जाती है, दैट इज़ द प्लाज्मोलाइसिस। तो वो डायग्रामेटिकली हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस ये देखिए, ठीक है, बेसिकली जो प्लाज्मोलाइसिस होता है इसके अंदर ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज़ होता है। ठीक है, वाटर लूज़ होती है एक प्लांट के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं किसका, प्लाज्मोलाइसिस का। फर्स्ट
स्टेप में देखें, इसको हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं। एक नॉर्मल सेल चल रहा है, एक इंसिपिडेंट है जिसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट हुआ है, दूसरा सेल है जिसको हम लोग बोलेंगे एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, जिसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस हो चुकी है। अगर ये सेल दोबारा से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज डी प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो पहला हम इसके अंदर देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द नॉर्मल सेल। इसके अंदर देखिए जो कंटेंट होना चाहिए वाटर का इसके अंदर वो इक्वल है, तो नेट मोमेंट कुछ नहीं होगी, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन यहाँ पे शो कर रहा है। इंसिपिडेंट साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा कि वाटर लूज हो रही है, वाटर एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू लूज हो रही है, यानी कि सराउंडिंग मीडियम के अंदर वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो सेल के अंदर से वाटर लूज हो रही है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो वाटर को लूज करेगा और फ्रॉम द मार्जिनल एंड, ये देखिए इन मार्जिनल एंड से जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तो वो है एविडेंट। एविडेंट में क्या हो रहा है कि साइटोप्लाज्म टोटली श्रिंक हो चुका है, अपने साइज़ को रिड्यूस कर चुका है, इसके अंदर वाटर जो है वो लूज़ हो चुका है। इसके अंदर मेन पॉइंट अपना क्या आता है, दिस इज़ हैपन ड्यू टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे अपना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की वजह से होगा। अगर दोबारा से ये रीगेन कर लेता है वाटर को, दिस इज़ कॉल्ड एज डी प्लाज्मोलाइसिस। इसका सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंस किस में होता है कि बेसिकली हम जो पिकल्स हैं, अचार वगैरह बहुत खाते हैं, तो उसमें इसका है। और प्लाज्मोलाइसिस का एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं अभी डेली रूटीन के अंदर, कि अगर हम लोग किसी भी अपने नॉर्मल जब हमने सैलड कट किया उसके ऊपर हम लोग सॉल्ट का स्प्रे कर देते हैं, तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि उसमें से वाटर रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। आप उसको लाइव देख सकते हैं कि ये कैसे उसके अंदर होता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑस्मोसिस, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द ऑस्मोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द सेल, कि सेल्स के बीच में ऑस्मोटिक रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होता है, एक सेल अपने आप को इस नॉर्मल कंडीशन में कैसे रखेगा, एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर कन्वर्ट अगर होता है तो वो कैसे वर्कआउट करेगा। थैंक यू।